नंबर 19, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लो एसएचएम का, सपोज ए साइन ओमेगा टी ये ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कॉस साइन, कॉस प्लस साइन, वैसा कुछ भी, ठीक है। तो वेलोसिटी तो हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेस कंपेयर करना है तो दोनों को पहला सेम मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस लो, या यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी साइन लो, ठीक है। और साइन भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो दोनों को कॉस मिलाओ या दोनों को साइन मिलाओ, ठीक है। तो सपोज मैं इसको साइन मिलाता हूँ ऊपर वाले को, तो कॉस को साइन में कैसे लिखते हैं हम लोग? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, दोनों को पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है, या दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो इसको नेगेटिव कैसे करेंगे या इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और माइनस साइन ओमेगा टी को क्या से लिख सकते हैं हम लोग? ये थोड़ा मैथ्स है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, बस अब हो गया। अब ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, ठीक है। दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी कंपेयर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अब कंपेयर करो, ठीक है। साइन ओमेगा टी तो मैच कर रहा, तो पाई और पाई बाय 2 का फ़र्क कितना है? पाई और पाई बाय 2 का फ़र्क है पाई बाय 2 का, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई बाय 2, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, a rectangular block of mass m and cross section area A floats in a liquid of density rho. If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, विद टाइम पीरियड, मतलब मूव करेगा विथ टाइम पीरियड t, देन टाइम पीरियड t जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, किसी लिक्विड में है, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। तो कितना पार्ट सबमर्ज्ड है ब्लॉक का? इतना पार्ट सबमर्ज्ड है, तो मान लो इस पार्ट का लेंथ है L, ठीक है, लेंथ कितना है इसका? L है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस, तो ब्लॉक के ऊपर दो ही फोर्स है, एक बायंसी अपवर्ड और एक mg डाउनवर्ड। तो बायंसी कितना है यहाँ पे? बायंसी होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू एल, ठीक है। तो बायंसी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? रो है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर रो है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ए एल रो जी इक्वल टू एम जी, ठीक है। अभी मान लो ब्लॉक को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे ढकेले बाय एक्स, ठीक है। तो अभी टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ब्लॉक का सबमर्ज्ड? L प्लस एक्स, क्योंकि नीचे एक्स्ट्रा एक्स भेजे है, ठीक है। तो अभी बायंसी फोर्स कितना हो जाएगा? बायंसी फोर्स अभी नया वाला हो जाएगा ए एल प्लस एक्स रो जी। पिछले केस में लेंथ ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट L था, तो L यूज़ किए, अभी L प्लस एक्स है तो L प्लस एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बायंसी इतना है, mg इतना है, ठीक है। ऑफकोर्स पहले दोनों इक्वल थे, लेकिन अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बढ़ा है तो बायंसी बढ़ गया होगा, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी डैश माइनस एम जी, फोर्स हो गया डिवाइड बाय मास, ठीक है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए एल रो जी ए एक्स रो जी माइनस एम जी बाय एम, ठीक है। अब आपको याद होगा ए एल रो जी तो एम जी के बराबर है, ए एल रो जी किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया? ए रो जी बाय एम इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, और डायरेक्शन में अपोजिट ही तो है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, और इसको डिस्प्लेस किस तरफ किए थे? एक्स्ट्रा, जो मेन पोजीशन डिस्प्लेस किए थे नीचे किए थे ना, डाउनवर्ड किए थे ना, तो डिस्प्लेस किए थे डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन है अपवर्ड, तो अपोजिट भी है, ठीक है। तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा है m बाय रो ए जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ है भैया? कहीं नहीं है। और क्या है? मास
सही किया ना मैं, मास ऊपर ए जी, ए के ए भी नीचे है ना, ठीक है, ए वाला लिखना था, ठीक है। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक, बट ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पीरियोडिक तो है, लेकिन एसएचएम नहीं। एसएचएम होने के लिए आगे पीछे होना चाहिए ना, सर्कुलर मोशन में तो एक ही सेंस में घूमते रहता है, ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है। ऑसिलेटरी समझ में आता है ना, जैसे ऐसे ऐसे भी कोई पार्टिकल मूव गया तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन सर्कुलर मोशन में तो एक ही सेंस में चल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है ना। तो एसएचएम तो नहीं है पक्का, क्योंकि एसएचएम होने के लिए ऑसिलेटरी तो होना पड़ेगा। पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है, सही है। सिंपल हार्मोनिक तो है ही नहीं, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। नीदर पीरियोडिक नॉर सिंपल, ये गलत है क्योंकि पीरियोडिक तो है, ठीक है। तो पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, समझ में आई बात। सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कम से कम टू एंड फ्रो भी तो होना चाहिए, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 31.4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो मैक्सिमम स्पीड होता है एसएचएम में ओमेगा इंटू ए, तो मैक्सिमम स्पीड है 31.4 सेंटीमीटर में। ओमेगा में नहीं पता, एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में लिखो तो ओमेगा ऐसा यूनिट्स में आ जाएगा, तो ओमेगा इतना है। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/ओमेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1/ओमेगा, तो 5/31.4, ठीक है। सही कर रहे हैं ना हम लोग, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सही तो है। ओके ओके ओके, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा/2π होता है, मैं टाइम पीरियड क्या बोला था नहीं पता खुद, ओमेगा/2π होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये खुद 10π है ना, ऊपर में क्या है 10π, ठीक है। 3.14π होता है तो ये 10π है, तो ये नीचे भी 10π है, तो ये 1 आ गया, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1। नंबर 23, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो सीरीज में ज्वाइन करने के बाद इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2, ठीक है। ये याद रखने की चीज़, अगर याद नहीं है समझना है तो ऐसे भी कर सकते हो। दो स्प्रिंग को किस में जोड़े हम लोग, सीरीज में जोड़े, तो पहला स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 मान लो, दूसरे वाले का कांस्टेंट K2 मान लो, ब्लॉक का मास m, ठीक है, यही होगा, है ना। अब सपोज इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किए बाय x, ठीक है, तो इस वाले स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन x1 का आया है और इस वाले स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन कितने का आएगा, x - x1 का आएगा, ठीक है। इसमें डिफॉर्मेशन जितने का आएगा इसमें, क्योंकि दोनों का डिफॉर्मेशन का सम x होना चाहिए ना, ठीक है। ओके, अब क्योंकि दोनों स्प्रिंग सीरीज में है तो दोनों में स्प्रिंग फोर्स सेम होना चाहिए, तो K1 x1 शुड बी इक्वल टू K2 इंटू x - x1, ठीक है, ये होना चाहिए। और इफेक्टिव जो स्प्रिंग बनेगा इसको मिला के उस पर डिफॉर्मेशन कितने का x का है, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू उसका डिफॉर्मेशन, ये सब तीनों फोर्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो K1 का वैल्यू हम लोग क्या चाहिए, K का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, या कैसे करना है यहाँ से, जैसे इन दोनों को इक्वेट किए, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आया, K1 x1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। वैसे सेकेंड वाले इक्वेशन से K का वैल्यू कितना आएगा, ऐसे करने से जल्दी आएगा कि नहीं, तो यहाँ से K का वैल्यू x का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, फिर पुट कर देंगे, हाँ ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा। जैसे इन दोनों को देखें तो K1 + K2 x1 इक्वल टू K2x, ठीक है। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा K2x डिवाइड बाय K1 + K2, तो एक बार x1 मिल गया तो इसमें पुट कर दो, ठीक है। x1 का वैल्यू इसमें पुट करो तो K1 इंटू x1 था ना, x1 का वैल्यू कितना आया, K2x डिवाइड बाय K1 + K2, ठीक है। इन दोनों में देखो x काट दो तो K का वैल्यू K1 K2 डिवाइड बाय K1 + K2, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्पीड v एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो किसी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका स्पीड v है किसी मोमेंट में और एक्सेलरेशन a है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ये गलत है क्योंकि आपको पता है कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है 0, ठीक है। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम लेकिन एक्सेलरेशन 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा वाट एवर मे बी द वैल्यू वेलोसिटी, नहीं, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, गलत। वेलोसिटी 0 होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे,
लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। व्हेन v इज़ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0, सही है। जब v मैक्सिमम है जो कि मेन पोजीशन पे होता है तब एक्सेलरेशन 0 होता है। 25 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज, ठीक है। ई के टर्म्स में बताना, ई टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यू बोलते हैं ना, ये हो गया यू, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाफ वे, है ना, ठीक है। तो जब हाफ वे मतलब एक्स का वैल्यू ए बाय 2, ठीक है। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना है, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं है, फॉर्म क्या है टोटल एनर्जी का, ठीक है। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। तो काइनेटिक का तो ज़रूरत ही नहीं था, क्वेश्चन मुझे ठीक से पढ़ना चाहिए था, सिर्फ इसी से हो जाएगा। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है ना, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। और हाफ के ए स्क्वायर को हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ई बाय 4, ऑप्शन सी। Particle of mass m oscillates with SHM between points x1 and x2. The equilibrium position being O. Its potential energy is plotted. It will be as given below. ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया गया। हम लोग को पता है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। मान लो ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल 0 भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा ऊपर बनाया हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ किसमें, ऑप्शन ए में, ठीक है। 27 टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज टी इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट्स, देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिए, ठीक है। तो अगर इस ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ एल है तो 4 पार्ट में तोड़ेंगे तो इंडिविजुअल पार्ट्स का लेंथ इतना हो जाएगा। तो अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो L/4 लेंथ वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के हो जाएगा, क्योंकि लेंथ टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोडक्ट सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे L × के आएगा, तो यहाँ भी L × के आना चाहिए। तो ये लेंथ अगर 1/4 हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के हो गया, ठीक है। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k, है ना। सेम मास को अटैच किए, लेकिन अभी नए स्प्रिंग में अटैच किए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ 2π√m/k हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट से बाहर होकर हाफ हो जाएगा, और ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन रेजोनेंस पीक बिकम्स वेरी शार्प व्हेन, तो वेरी शार्प, तो आपको ये डायग्राम याद होगा। यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड वर्सेस अप्लाइड फोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए कर्व हाई आता है और लार्ज डैम्पिंग के लिए कर्व लो आता है, ठीक है ना। ये स्मॉल डैम्पिंग है ना, तो आपको एम्पलीट्यूड अगर हाई चाहिए तो स्मॉल डैम्पिंग लेना होगा, ठीक है। और ये लार्ज डैम्पिंग, ठीक है। मेमोरी बेस्ड है, सिंपल, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। डैम्पिंग स्मॉल होगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो अगर ये मेन पोजीशन है तो ये लेंथ तो हमें पता है ए होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहता है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच का सेपरेशन कितना ए है ना, माइनस से इसलिए आया क्योंकि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो अगर इस तरफ देखें तो माइनस है, इस तरफ देखें तो प्लस है, ठीक है। तो सी होना चाहिए। 29 द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होता है,
ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। ठीक है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का सेपरेशन कितना है, a/2, यहाँ से भी a/2, ठीक है, या प्लस माइनस a/2 है ना। अगर यही इसको ओरिजिन ले तो प्लस a/2, इधर माइनस a/2, ठीक है। When an oscillator completes 100 oscillations, its amplitude reduces to 1/3 of initial value. What will be its amplitude when it completes 200 oscillations? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका सेम नंबर सेम फ्रैक्शन से रिड्यूस होने में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस लगता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि a से a/3 होने में ये कितना फैक्टर से है, 1/3 फैक्टर से है। ठीक है, तो a से a/3 होने में 100 ऑक्सीलेशंस लगा है, तो फिर से 100 ऑक्सीलेशंस में सेम फैक्टर से घटेगा। ठीक है, तो 1/3 ऑफ ये हो जाएगा, जो भी ओरिजिनल उसका 1/3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a/9 हो जाएगा, है ना। तो व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑक्सीलेशंस उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, ओरिजिनल का 1/9। क्वेश्चन नंबर 31 में अ मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स इन सक्सेसिव ऑर्डर, देन टाइम पीरियड्स इज t1 t2। ठीक है, इससे लटका हुआ तो t1 टाइम पीरियड है, इससे लटका हुआ तो t2 टाइम पीरियड है। ठीक है, अलग अलग जब है, अलग अलग, है ना। अगर दोनों को एक साथ लटका दिए तब टाइम पीरियड t0 है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो जब एक स्प्रिंग लगा हुआ है सिर्फ, तब पहला केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k1, दूसरे केस का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k2, और तीसरे केस का टाइम पीरियड जिसको t0 बोल रहे हैं उसमें तो दोनों स्प्रिंग लगा हुआ है, तो 2πm/k इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्योंकि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 + k2। ठीक है, तो आपको t0 t1 t2 के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ से k1 k2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं t0 के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से t1, जैसे यहाँ पे देखे फर्स्ट इक्वेशन देखे, है ना, तो यहाँ से t1/2π इंटू √k1। ठीक है, अब आप कोई भी मतलब ऑप्शन देखो तो इसमें कहीं भी k1 k2 m ये सब नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग k1 k2 m ये सबको एलिमिनेट करना है। ठीक है, t1 t2 ये सब रहेगा फाइनल इक्वेशन में, लेकिन k1 k2 ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से k1 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से k1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, t1/2π, सॉरी हर वीडियो में मैं गलत कर रहा हूँ, √k1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, √k1 का वैल्यू आ रहा है, कितना टाइम क्यों लग रहा है मुझे, 2π√m/t1। ठीक है, तो यानी k1 का वैल्यू हो जाएगा 4π²m/t1²। ठीक है, सिमिलरली k2 का वैल्यू आ जाएगा 4π²m/t2², है ना। और यहाँ से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा उसी लॉजिक से 4π²m/t0²। ठीक है, लेकिन k इक्विवेलेंट क्या है, k इक्विवेलेंट एक्चुअली में क्या है, k1 + k2, k इक्विवेलेंट इज नथिंग बट k1 + k2। ठीक है, और k1 + k2 मतलब इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो k1 + k2 हो गया इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट है 4π²m/t0²। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिलेशन आया, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 को ऊपर लेते जाएंगे तो -2 हो जाएगा हर जगह, है ना। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM डिपेंड ऑन, तो टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है ½ k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ½ k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये तो सही है ना, बाकी सही नहीं है, एक्स पे डिपेंड नहीं करता, तो एक्स वाला तो गलत हो गया। यहाँ मास भी आ गया, मास पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ½ k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। 2 masses MA and MB are hung from 2 strings of length LA LB respectively. They are executing SHM with frequency of A क्या है, डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ B है। देन रिलेशन क्या होगा लेंथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिया हुआ है ना, और स्ट्रिंग की पहले वाले स्ट्रिंग का लेंथ L है, दूसरे वाले स्ट्रिंग का लेंथ LB है। ठीक है ना, तो लोग SHM कर रहा है। अब स्ट्रिंग में SHM कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, वो सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो यानी दोनों ब्लॉक्स सिंपल पेंडुलम है, मतलब एक का अगर डायग्राम बनाए तो L लेंथ का स्ट्रिंग है, ये M लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, G/L।
ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हो जाएगा ओमेगा ऑफ ए इन डिवाइडेड बाय 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हो जाएगा ओमेगा ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई कट गया, तो ओमेगा ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ बी, और ओमेगा का वैल्यू जी बाय लेंथ, जी बाय लेंथ। ठीक है, स्क्वायर करो जी बाय लेंथ, 4 टाइम्स जी बाय लेंथ। तो लेंथ ऑफ बी इज 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी इज 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ए एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। सही है, ठीक है, लेंथ का जो रिलेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजिशन टू एन एंगुलर पोजिशन क्यू। थीटा होना चाहिए था, हाँ थीटा ही तो है, यहाँ पे थीटा है ना, तो एंगुलर पोजिशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, इफ इट इज रिलीज देन वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजिशन विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एंगल से छोड़ा गया है, ठीक है, रेस्ट से, तो जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट का जो फ़र्क होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh होना चाहिए। अब हाइट का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ये लेंथ अगर l है, ठीक है, तो ये हो जाएगा l cos थीटा, है ना, इस ट्रायंगल से देखो ये l है, थीटा, तो l cos थीटा, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट प्लस l cos थीटा, l है तो हाइट का वैल्यू l 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, l 1 माइनस कॉस थीटा हाइट का वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन ए। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है 2 सेकेंड। इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लेंथ को 4 टाइम्स कर दें, इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो नया टाइम पीरियड क्या है, लेंथ 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ये न्यू टाइम पीरियड 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ओल्ड टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, तो ये 4 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन डी। 36 में पार्टिकल विथ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड रेजिस्टिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग तो है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और रेजिस्टिंग फोर्स भी है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब डैम्पिंग फोर्स भी। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है, डैम्पिंग फोर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और आपका ये फोर्स्ड मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे जो फोर्स ऑक्सीलेशन करवाएगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो आपका फोर्स्ड ऑक्सीलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल गया फोर्स ऑक्सीलेशन हो रहा है, कहीं मतलब एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं था, क्वेश्चन पढ़ के पता चला। तो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा, ओमेगा किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन का, मतलब जो फोर्स ऑक्सीलेशन मतलब जो फोर्स लग रहा है पीरियोडिक फोर्स, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 1 है तब आपका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, तो ओमेगा 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, तभी तो फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना। ठीक है, और ओमेगा 2 का वैल्यू, सॉरी, एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, तो एनर्जी इस मोमेंट में या इस कंडीशन में मैक्सिमम है, और आपको पता है एनर्जी मैक्सिमम के लिए भी आपका ओमेगा ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इसका में एनर्जी मैक्सिमम होता है, मतलब चाहे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की बात करो या एनर्जी मैक्सिमम की बात करो, दोनों तभी हो पाएगा जब आपका ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट के बराबर हो। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है तो उस ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 1 लोग बोल रहा है, और जब ये हो रहा है तो ओमेगा वैल्यू ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 2 बोल रहा है जब एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट के बराबर, यानी ऑप्शन 7।